स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग गेट करना यूजिंग इंडेक्स। किसी भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग गेट करना यूजिंग इंडेक्स। गेटिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स का यूज करते हुए तो ऐसा करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है प्रीफिक्स लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। यहाँ पर हम स्टार्ट लिखेंगे, एंड लिखेंगे और यहाँ पर स्टेप। तो इंडेक्स ऑपरेटर और स्लाइस ऑपरेटर में कॉलन का डिफरेंस आ रहा है। अगर इंडेक्स ऑपरेटर होगा तो ये सब नहीं होगा, सिंगल वैल्यू लिखी जाएगी और एग्जैक्ट उस इंडेक्स का ही हमें करेक्टर मिलेगा। स्लाइस ऑपरेटर में हमें ये बताना होता है कि जो सबस्ट्रिंग आपको चाहिए वो कहाँ से बननी शुरू होगी और कहाँ तक बनेगी और बीच में इंटरवल कितने के रखना है। अभी और डिटेल में इसको समझेंगे तो ये और अच्छा समझ में आ जाता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और यहाँ मैंने कर दिया पाइथन। अब इसको विजुलाइज करते हैं और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा स्ट्रिंग है जो इंटरनली अलग अलग ब्लॉक में स्टोर हुई होगी। अब इंडेक्सिंग ये 0 1 2 3 4 5 और -6 -5 -4 ठीक है। ये इंडेक्सिंग हमारी आ जाती है। अब ये जो स्टार्ट है ये हमारा होता है इंक्लूसिव। जैसे रेंज फंक्शन पढ़ाया था उसी तरह से। और जो एंड होता है ये होता है एक्सक्लूसिव। स्टेप में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला कोई पॉइंट नहीं होता, वो तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अब मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर स्ट्रिंग प्रीफिक्स एस स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिखा मैंने 0 कॉलन। इसका मतलब है कि मैं इस वाली स्ट्रिंग को स्लाइस करता हूँ कहाँ से, 0 इंडेक्स से। तो जो सब स्ट्रिंग मुझे मिलेगी वो 0 इंडेक्स के करेक्टर से बननी शुरू होगी, डेट इज फ्रॉम पी। अब उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ तक जाना है। मैंने लिख दिया मान लीजिए 5, तो पी से शुरू करेंगे 5 तक जाएंगे। लेकिन जो 5 है वो एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है कि 5 इंडेक्स पर जो करेक्टर होगा वो हमारी सब स्ट्रिंग जो स्लाइसिंग से आएगी उसका पार्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर 4 इंडेक्स के करेक्टर तक हमारी सब स्ट्रिंग बनेगी। ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अब आप स्टेप कितना ले रहे हो। जैसे आपने ये तो बता दिया कि हम पी से शुरू करेंगे, लेकिन ये बताओ पी के बाद अगला करेक्टर कौन सा होगा, वाई होगा। तो हम स्टेप 1 कर लेंगे।
और अगर मुझे टी चाहिए तो स्टेप कितने का लेंगे, 2 का लेंगे। अगर मान लीजिए स्टेप मैंने 2 का लिया तो टी के बाद एच नहीं आएगा, क्या आएगा, ओ। अब ये तो चलेगा नहीं, ये तो एंड है। तो अब हमारा पी टी ओ ये सब स्ट्रिंग बनेगी। अगर मैं स्टेप 1 का लेता हूं तो पी के बाद वाई, वाई के बाद टी के बाद एच के बाद ओ। अगर मैं स्टेप 3 का लेता हूं तो पी के बाद एच, बस खत्म। अब एच के बाद अगर स्टेप आप 2 का लेंगे, मान ली 2 का स्टेप आपने लिया है, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब 1 2, अब ये तो आपका एंड आ गया। तो अब आखिरी कौन सा आएगा, एच। ठीक है, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम स्टेप क्या ले रहे हैं। तो मैं अलग अलग तरह से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने स्टेप लिया 1, तो अब जो सब स्ट्रिंग बनकर आएगी, जरूरी नहीं है कि आप उसे सीधा प्रिंट ही करेंगे। अगर आपको वो सब स्ट्रिंग आगे के प्रोग्राम में यूज करनी है तो आप उस सब स्ट्रिंग को पहले संभाल कर एक वेरिएबल में रख सकते हैं, फिर उस वेरिएबल को आगे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। पी वाई टी एच ओ, जो कि सही आंसर लग रहा है। पी से शुरू होगा, एक एक का स्टेप है, तो पी के बाद वाई, वाई के बाद टी के बाद एच के बाद ओ। और 5 इंडेक्स हमारा एक्सक्लूसिव है, जो कि एंड है हमारा। अब अगर मैं यहाँ पर ये करता हूं तो पी टी ओ, और अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूं तो सिर्फ क्या आएगा, पी एच। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्लाइसिंग में किसी भी स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि जो सब स्ट्रिंग आएगी वो हमारी स्ट्रिंग में किस इंडेक्स से बननी शुरू होगी और किस इंडेक्स तक हमारी बनेगी, और बीच में करेक्टर्स का इंटरवल कितना रखना है। जहां से स्टार्ट होगी वो इंक्लूसिव है, जहां पर एंड होगी वो एक्सक्लूसिव है। तो अब बहुत सारे यूज केस हैं जो यहाँ पर बनेंगे। क्या हम जीरो की जगह -6 यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीरो इंडेक्स इक्वल टू -6 इंडेक्स, एक ही बात होगी दोनों। आंसर इज यस। तो अगर मैं इस वाले सिंटेक्स पर जीरो की जगह -6 लिखता हूं तो भी एक ही आंसर आएगा कि -6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये -6 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और कहां तक जाएंगे, 5 तक, 5 तक जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर माइनस वाले इंडेक्स से स्टार्ट करी तो माइनस वाले इंडेक्स पे ही एंड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली देखना क्या होता है, डायरेक्शन देखनी होती है। इसको थोड़ा सा बना देता हूँ। अगर आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में से करो, यहाँ से करो, शुरू से करो, जहां से भी आप सब स्ट्रिंग निकालना स्टार्ट करते हैं, वहां से अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप आगे जा रहे हैं तो आपको स्टेप पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्लाइसिंग होगी, और जहां से भी आप स्ट्रिंग स्लाइस करना शुरू करते हैं, वहां से अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो नेगेटिव स्टेप आपको लेने होते हैं। इससे आपका रिवर्स स्लाइसिंग होती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप -6 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप एंड कहाँ कर रहे हैं, 5 पर। अगर आप डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन भी कौन सी है, फॉरवर्ड वाली है। इसलिए -6 टू -1, -6 टू 5, 0 टू 5, 0 टू -1, इन चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब इनको चलता हुआ देखते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वही आना चाहिए जो यहाँ पर आउटपुट आया था।
तो अब अगर आपसे कहा जाए इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा, स्लाइस होकर सब स्ट्रिंग क्या निकल कर आएगी, वाई से शुरू करेंगे और -1 तक जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टेप है 2 का, तो वाई के बाद टी नहीं लेंगे, वाई के बाद एच लेंगे। अब एच के बाद ओ नहीं लेना था, एन लेना था, लेकिन एन तो एंड है और एंड हमारा कैसा होता है, एक्सक्लूसिव, तो इसकी स्लाइसिंग आनी चाहिए बाई एच। अब रिवर्स स्लाइसिंग देखते हैं। मुझे शुरू करना है 5 से, जाना है 1 पर, स्टेप है -1। शुरू करेंगे 5 से, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दिस, यानी कि रिवर्स स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो स्टेप मुझे क्या लेने चाहिए, नेगेटिव, मैंने नेगेटिव ले भी है। कितना नेगेटिव है वो आप इंटरवल देखो कि 5 के बाद 4 पे जाना है या सीधा 3 पे जाना है। तो अगर आप 5 के बाद 3 पे जाना चाहते हो तो यहाँ 2 लिखो, तो माइनस साइन डायरेक्शन कंट्रोल करेगा। और इंटरवल कितना रखना है करेक्टर्स के बीच में, वो उसकी वैल्यू जो आप देते हैं एंड की वो कंट्रोल करेगी। तो अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए फिर, एन ओ एच टी, वाई आना चाहिए या नहीं, नहीं, क्योंकि वाई तो एंड इंडेक्स पर है ही हमारा, एन ओ एच टी इसका आउटपुट आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5 और यहाँ कर दूं -6 -2, एन से शुरू करेंगे स्लाइसिंग, उसके बाद 2 का इंटरवल रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे, एच, उसके बाद फिर वाई। अब उसके बाद हमें जाने नहीं है क्योंकि एंड तो -6 हो ही गया। अब ये तो हो गए सीधे सीधे केसेस जो कि कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। स्पेशल केसेस क्या क्या हैं वो देखो, जो जनरली एग्जाम में किसी इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, बताओ इसका लाइन नंबर 12 का आउटपुट क्या आएगा। अगर आप स्टार्ट और एंड को देखें तो 5 से स्टार्ट करते हुए -6 तक जब आप जाएंगे तो डायरेक्शन आपकी रिवर्स वाली है। अब रिवर्स डायरेक्शन के लिए स्टेप हमें क्या बताए गए हैं, नेगेटिव बताया गया है, लेकिन आपने तो नेगेटिव लिखा ही नहीं, आपने तो पॉजिटिव लिख दिया है। तो अब अगर स्टार्ट और एंड को देखने पर हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्लाइसिंग होनी है, लेकिन उसका अपोजिट हमारा स्टेप का साइन है, तो इस केस में एम्प्टी स्लाइसिंग होती है, यानी कि जो सब स्ट्रिंग निकल कर आएगी उसमें कोई भी करेक्टर नहीं होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर से सुनेंगे, इसका आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट और एंड को देखने पर आपको जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है स्लाइसिंग होगी, उसका अपोजिट हमारा स्टेप दे रखा है, तो इस केस में क्या आता है, हमारा एम्प्टी स्लाइसिंग आएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। मैंने शुरू करना है मान लीजिए 0 से और जाना है 5 पर, तो 0 to 5 जाने के लिए फॉरवर्ड स्लाइसिंग हम कर रहे हैं, और फॉरवर्ड स्लाइसिंग होने के लिए स्टेप हमें पॉजिटिव लेने चाहिए। अभी तो सही है, लेकिन मैंने स्टेप कर दिया माइनस, तो
तो एम्प्टी स्लाइसिंग फिर से आउटपुट आएगा। ठीक है, ये केसेस ही एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यूअर पूछता है। और स्लाइसिंग जरूर पूछता है किसी भी इंटरव्यू में, अगर आप जाएंगे मान के चलिए एक क्वेश्चन स्लाइसिंग पर जरूर आएगा। और ये भी मान के चलिए इनमें से कुछ नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो मान के चलेगा इतना तो आता ही होगा आपको, है ना। इन्हीं तरह के केसेस अभी और डिस्कस करते हैं, इसी तरह के केसेस वो पूछेगा आपसे। अब एक और, फिर बोलोगे आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था सर ने। तो यहाँ पर ये वो केस है कि अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तब तो सही आंसर आप दे पाएंगे, अदरवाइज सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसका आंसर होता है एरर। कभी भी स्लाइस का स्टेप जीरो नहीं होना चाहिए। सेम रूल था रेंज के साथ भी। रेंज फंक्शन का भी जो लास्ट आर्गुमेंट का होता है स्टेप, वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेम रूल है यहाँ पर, एरर आएगी। स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी जीरो, स्लाइसिंग का स्टेप जीरो नहीं हो सकता है। तो ये हमारी एरर है। तो ये वाले केसेस के आउटपुट में लिख दे रहा हूँ, बाकियों के आप जानते ही हैं, बताए भी रहते हैं आप। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टेप ही ना बताएं? हमने कहा 1 से लेके 5 तक जाओ, लेकिन मैंने स्टेप ही नहीं बताया। तो डिफॉल्ट स्टेप हमारा +1 कंसीडर होगा। तो 1 या +1 एक ही बात होती है, क्योंकि जब भी हम गणित पढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर को कभी साइन के साथ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भी नेगेटिव नंबर को बोलना या लिखना होता है तो हमेशा माइनस साइन को बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही करा आपने आज तक। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले कि कोई विराट कोहली ने कितने रन बनाए, तो ये थोड़ी बोलोगे +65 बनाए, 65 बनाए, अपना पता है प्लस बनाए, है ना। तो एक नॉर्मल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो अब डिफॉल्ट स्टेप इक्वल टू +1 या 1 एक ही बात। तो उसके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा? YTHO। अब हमें ये कहा गया कि अगर आप स्टेप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो सेकंड वाला कॉलम भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि स्टेप +1 मान लिया जाएगा। तो थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा आपको, एक कॉलम कम टाइप करना पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। अब लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 19 में स्लाइसिंग में मैंने स्टार्ट नहीं बताया है, एंड बता रखा है, स्टेप भी बता रखा है। तो क्या डिफॉल्ट स्टार्ट भी होता है? आंसर इज यस, डिफॉल्ट स्टार्ट भी होता है। वो क्या होता है? ये वो क्वेश्चन है जो अगर 1000 लोगों से पूछा जाए तो 990 या 995 लोगों को गलत इसका आंसर पता होता है, क्योंकि सब इसका आंसर जीरो बताएंगे, जो कि लगता भी है, जीरो होना भी चाहिए। चलो देखेंगे, है ना। तो स्लाइसिंग में
स्पेशल केस है, हमें एक्सपीरियंस के साथ पता होता है, पहले से नहीं पता होगा ये। तो अगर हम पॉजिटिव स्टेप के साथ हैं तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अगर हम नेगेटिव स्टेप के साथ हैं, नेगेटिव चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, तो फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टेप नेगेटिव है तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होती है। फिर सुनेंगे, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा 0 नहीं होती है। स्टार्ट की वैल्यू 0 भी होती है और स्टार्ट की वैल्यू -1 भी होती है। 0 इफ स्टेप इज पॉजिटिव, इफ स्टेप इज नेगेटिव। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू क्या मान ली जाएगी, 0, और उसके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए फिर, Py। और यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू क्या मानी जाएगी फिर, -1। तो -1 से 2, यानी कि NOH इतना आना चाहिए, तो एंड हो गया। तो इसका आंसर आना चाहिए NOH। और थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि नहीं सर हमेशा 0 ही होती है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखूं तो 0 से 2, यानी कि 0 से 2 में जाऊंगा इधर। तो ऐसा जाने के लिए स्टेप पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन स्टेप कैसा है मेरा, नेगेटिव। तो उसके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आउटपुट क्या क्या था। इसका आंसर NOH। पहले रन करा लेते हैं। PY क्या है उसका, NOH। अब मान के चलो 1000 लोगों से पूछोगे, 990 इसका आंसर वही सोचेंगे जो आपने सोचा था, क्योंकि हमने रेंज फंक्शन में ऐसा समझा है, या बाकी कई जगह हमने ऐसा देखा है। ठीक है, तो अब इस बात को बेटर होगा कि सही से लिख लिया जाए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांस। क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 है इफ स्टेप इज पॉजिटिव। डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू -1 है इफ स्टेप इज नेगेटिव। इसका आउटपुट मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये आपको आना चाहिए। ये हो गया, क्या आएगा यहाँ पर, P और Y, और यहाँ पे आएगा NO। कुछ इसी तरह का एक और स्पेशल केस आता है कि सर हम स्टार्ट बता देते हैं, एंड नहीं बताएंगे। तो जब आप एंड नहीं बताते हैं तो एंड की भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ होती है, रेंज में नहीं होती थी, एरर आ जाती है। रेंज में आपको एंड बताना ही पड़ेगा, लेकिन स्लाइसिंग में एंड की भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब वो क्या होती है, वो थोड़ी ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। जब एंड नहीं बताएंगे तो लास्ट तक इंक्लूसिव होता है, यानी कि जो एंड होगा वो इंक्लूसिव होगा। जब आप बताते हैं तो वो एक्सक्लूसिव होता है, और जब नहीं बताते हैं तो वो इंक्लूसिव होता है। कहाँ तक, लास्ट करेक्टर तक। तो जब एंड नहीं बताते हैं तो लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होती है इंक्लूसिव मैनर में। और किस डायरेक्शन में होगी लास्ट करेक्टर, भाई कोई बोलेगा एन लास्ट है, जो इधर से देख रहा होगा। जो इधर से देखेगा बोलेगा नहीं पी लास्ट है। तो यहाँ पर अगर स्टेप पॉजिटिव है तो स्लाइसिंग लास्ट करेक्टर तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। कहां से स्टार्ट होगी, जो आप बता रहे हैं वहां से स्टार्ट होगी। और अगर स्टेप नेगेटिव है तो स्लाइसिंग अभी भी लास्ट करेक्टर तक इंक्लूसिव होती है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। फिर सुनेंगे, इस एक एक करके पढ़ेंगे। इस वाले में एंड नहीं बताया गया है,
तो स्टार्ट होगा टू से स्लाइसिंग होना, और कहाँ तक स्लाइसिंग होगा, एंड करेक्टर तक। और एंड करेक्टर भी इंक्लूसिव होगा, एंड करेक्टर भी इंक्लूसिव होगा। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैसे पता, क्योंकि स्टेप कैसा है, पॉजिटिव। तो पहले इतने का आंसर बताओ क्या आएगा, THON। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है जिसमें आपसे इंटरव्यू ये पूछ सकता है कि मुझे लास्ट करेक्टर भी स्लाइसिंग में चाहिए, तो कहाँ से लाओगे, क्योंकि लास्ट करेक्टर का इंडेक्स लिखोगे वो तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो हमें लिखना नहीं होता है, जब लिखना नहीं होता है तो लास्ट करेक्टर तो स्लाइसिंग होती है और वो इंक्लूसिव होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा THON। THON। ठीक है, अब स्टार्ट गिवन है, एंड गिवन नहीं है, अभी भी लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होगी, लेकिन स्टेप नेगेटिव है। इसका मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन के लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होगी। शुरू कहाँ से होगी, जो आपने बताया है, यानी कि टी, टी से कहाँ तक जाएगी, TYT। TY। तो एंड इंडेक्स को डिसाइड करने के लिए स्टेप का होना जरूरी है, स्टार्ट को डिसाइड करने के लिए एंड का होना जरूरी है, क्योंकि एंड से पता चलेगा स्टार्ट 0 होगा कि -1 होगा। सॉरी, एंड नहीं, स्टेप। स्टेप, एंड नहीं, स्टेप। स्टेप से डिसाइड होगा कि स्टार्ट क्या होगा, और स्टेप से डिसाइड होगा कि एंड हमारा क्या होगा। तो स्टेप का होना जरूरी है जब आप डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट, डिफॉल्ट वैल्यू एंड के लिए बनाते हैं। क्या होगा सर स्टेप ही ना हो तो, यहाँ तो स्टेप ही नहीं है, इस बार एरर तो नहीं आ जाएगी कि स्टेप ही नहीं है तो कहाँ से लाएं वैल्यू एंड की। तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करेंगे, डिफॉल्ट स्टेप। डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, +1। अब उसके हिसाब से एंड क्या होना चाहिए, अप टू लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड। यही तो होगा। तो इसमें पहले आप क्या कंसीडर करोगे, एंड नहीं, पहले स्टेप को कंसीडर करोगे, और स्टेप ना होने पर +1 होता है। अब उसके हिसाब से फिर एंड को कंसीडर करोगे कि अगर स्टेप +1 है तो एंड कहाँ जाएगा, अप टू लास्ट करेक्टर फॉरवर्ड, यानी कि Y से लेकर एंड तक। ठीक है? ये हर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्या है, तो अब देखो इसमें स्टार्ट नहीं है, एंड भी नहीं है, तो मुझे दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा कि स्टार्ट और एंड क्या होंगे। और स्टार्ट और एंड को कंसीडर करने के लिए हमें स्टेप देखना पड़ता है, स्टेप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। स्टेप यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव। स्टेप नेगेटिव होने पर स्टार्ट क्या होता है, -1, और एंड क्या होता है, अप टू लास्ट करेक्टर इन रिवर्स। तो यानी कि
एन से लेके कहाँ तक चलेंगे, तो देखने वालों को क्या लगेगा, रिवर्स आ गई, यही तो लगेगा रिवर्स स्प्रिंग कर दी। तो किसी भी स्प्रिंग का अगर रिवर्स करना है तो एक शॉर्टकट आ गया हमारे पास, कॉलन कॉलन -1 कर दो, रिवर्स स्प्रिंग आ गई हमारे। अगर आपसे ये प्रोग्राम बनाने को दे दिया जाए कि बताइए यूजर से आपको कोई एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, पैलिंड्रोम है या नहीं, आपको ये बताना है यूजर से हमने कोई स्ट्रिंग इनपुट कराई, वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग का अगर मैं रिवर्स करूं तो वो वही स्ट्रिंग आ जाए, तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ABA, इसको रिवर्स पढ़ोगे तो भी तो ABA आएगा, तो ABA कैसा है हमारा, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, चलो, तो अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाने का सबसे आसान लॉजिक क्या होगा, यूजर से इनपुट लीजिए, चलो बना देते हैं इसको। तो कोई भी स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ली, अब इसको इंट में कन्वर्ट थोड़ी करना है क्योंकि हमें तो स्ट्रिंग ही चाहिए, और इनपुट फंक्शन तो हमें स्ट्रिंग में इनपुट देता ही है। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग। अब क्या करो, इसकी रिवर्स स्ट्रिंग निकाल लो, RS इक्वल टू S कॉलन कॉलन -1, इफ S और RS दोनों बराबर हैं, मैसेज लिख दो पैलिंड्रोम। एल्स नॉट पैलिंड्रोम। अब आपने लिख दिया AA, तो ये तो पैलिंड्रोम है सर, उल्टा करो तभी तो यही आएगा। ठीक है, ABA पैलिंड्रोम है, ABC ये तो नहीं है क्योंकि इसका उल्टा C भी आएगा। चलिए, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट, हाँ बोलिए। तो इनका जो क्वेश्चन है उसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ABC लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसको स्लाइस करा 0 से लेकर 3 तक। तो अब देखो 0 पर A है, 1 पर B है, सेकंड पर C है। तो अब क्या मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 तो एक्सक्लूसिव हो गई, तो हमारी स्लाइसिंग तो वैसे ही सेकंड तक होनी है। तो क्या मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ, या ऐसा तो नहीं है इंडेक्स एरर आ जाएगी कि आप क्यों लिख रहे हो, ये तो इंडेक्स के बाहर हो गया। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा S ऑफ 3,
तो मना ही कर देगा, स्प्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इंडेक्स ऑपरेटर में अगर मैं इंडेक्स ऑपरेटर में, स्लाइस ऑपरेटर की बात नहीं चल रही है अभी, इंडेक्स ऑपरेटर में अगर मैं कोई भी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिखता हूं तो एरर आ जाती है, लेकिन स्लाइस ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता। स्लाइस ऑपरेटर में अगर आप यहाँ लिखेंगे कि भी मुझे 0 या 1 से स्टार्ट करना है और मुझे 3 तक जाना है, तो मतलब बी और सी ये आपको मिलेंगे, तो एरर नहीं आएगी, ये नहीं बोलेगा आउट ऑफ इंडेक्स चलेगा। अगर आप यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज मिल जाएगी, ए बी सी। अब मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं शायद इसलिए चल गया होगा क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिव होता है और 2 तक तो चलना ही था। मान लो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो सोचो ऐसे तो अगर 3 को देखूं 3 भी तो इंडेक्स के बाहर ही है, अब 5 भी इंडेक्स के बाहर है, लेकिन स्लाइसिंग ऑपरेटर में आउट ऑफ इंडेक्स एरर नहीं आएगी। तो अब क्या होगा, जो वैलिड इंडेक्स हो सकता है वो कंसीडर किया जाएगा। तो बताओ ये अगर एव एंड इंडेक्स है तो हमारा स्लाइसिंग जो हमारे पास अवेलेबल करेक्टर्स हैं वो कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर 0 पर होगी, 1 पर होगी, 2 पर होगी। तो अगर आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स लिखते हैं एंड के लिए तो इंडेक्स एरर नहीं आती, फिर आपकी स्ट्रिंग में अप टू लास्ट करेक्टर वाली स्लाइसिंग कंसीडर कर ली जाती है, कुछ भी लिख दो। ये भी एक यूज केस हो सकता था कि आप स्लाइसिंग में एंड इंडेक्स अगर कुछ भी लिख देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग हो जाती है, इंडेक्स एरर नहीं आती। सेम रिवर्स वाले के लिए भी होगा। तो अब इस बात को अगर एक कॉन्सेप्ट से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे स्लाइसिंग लास्ट करेक्टर तक करनी है तो मेरे पास 2 तरीके हो गए। पहला तरीका है एंड इंडेक्स लिखना ही नहीं है, लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग आपकी होगी। दूसरा तरीका है लिखना चाहते हो तो आउट ऑफ इंडेक्स कुछ भी लिख दो, लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग फिर भी हो जाएगी। तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते, ठीक है। तो जब बिना लिखे ही हो रही है तो हम क्यों ज्यादा की टाइप करें, इसलिए जनरली इसको हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग इसका आंसर क्या लगा कर आएंगे, आउट ऑफ इंडेक्स, तो सभी का गलत हो जाएगा फिर तो ऐसे। अच्छा हुआ इन्होंने पूछ लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्या होगा, अप टू लास्ट करेक्टर होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसमें बंद हो गया। तो अभी तक मान लीजिए जितना भी पढ़ाया गया है आपके लिए उसका यूज करते हुए आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया, वो हमें करना है। कैसे करते हैं समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका बेस बना रहा हूँ कि हम उसे क्यों पढ़ेंगे। तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, अब मुझे क्या करना है, इन सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज को अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है और उसके बाद मुझे बताना है मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, और सारी सैलरीज को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो वो सबसे पहले आउटपुट में आए, उससे कम वाली फिर उससे कम वाली एंड सो ऑन। तो इस काम को करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो अभी तक हम जितना जानते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक वेरिएबल ले लिया S1,
जिसमें पहले वाले एम्प्लॉय की सैलरी लेट अस सपोज 10,000 है, मैंने स्टोर कर दी। अब दूसरे वाले एम्प्लॉय की सैलरी को प्रोग्राम में मैं दिखाने के लिए दो तरीके यूज कर सकता हूं। पहला, इसी S1 के अंदर दूसरे वाले एम्प्लॉय की सैलरी को स्टोर कर दो। मान के चलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज हैं, तो एंड ऑफ द प्रोग्राम आप 100 एम्प्लॉयज की सैलरी तो लेकर आ गए, लेकिन वो सारी सैलरी आप बार बार किस में स्टोर कर दे रहे हैं? S1 में। तो अब S1 को अगर मैं देखूं तो इसके पास कितनी सैलरी होंगी? 100 या एक ही होगी। वो कौन सी वाली? सबसे लेटेस्ट वाली। तो अब मिनिमम कैसे निकालोगे? एक ही तो है इसके पास। मैक्सिमम, असेंडिंग डिसेंडिंग सारी बातें खत्म हो गई, क्योंकि एक वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू आती है। जब दूसरी अपडेट करोगे तो पहले वाली रिप्लेस हो जाती है, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो। ठीक है, तो ये अप्रोच सही नहीं है। हमने कहा दूसरी अप्रोच लगाते हैं। दूसरी अप्रोच में हर एम्प्लॉय की सैलरी को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं 100 वेरिएबल बनाएंगे? तो बनाने ही पड़ेंगे। और अगर ये एमएनसी हुई तो इसमें 5 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो 5 लाख वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अभी के लिए जितना जानते हैं वो यही है, क्योंकि एक वेरिएबल में तो रख नहीं पाएंगे। अलग अलग वेरिएबल का ही सॉल्यूशन अभी तक हम जानते हैं, तो हमने इसको 100 एम्प्लॉय के साथ कंसीडर करके देखना है थोड़ा सा। अब चलो हमने ऐसा कर लिया, तो 100 लाइन तो इसी बात की हो गई। 100 वेरिएबल बनाओ। अब छोटी सैलरी ढूंढो। मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था 3 नंबर में से लार्जेस्ट निकालने का, तो आपने 3 इफ लगाए होंगे उसमें। अब मैंने कहा 100 में से लार्जेस्ट निकाल लो, 100 इफ लगाने पड़ेंगे। और एक इफ के अंदर दो कंपैरिजन थे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन num2 एंड नंबर इज ग्रेटर देन num3, तो नंबर इज ग्रेटर देन num2 एंड num3। अब सोचो, एक इफ के अंदर आप क्या लगाओगे? इफ S1 इज ग्रेटर देन S2 एंड S1 इज ग्रेटर देन S3 एंड, सर ऐसे कहां तक लगाएंगे एंड? अभी तो एक इफ बनाए है, अभी तो और भी बनाओगे। अभी तो S2 S3 S4, पर छोड़ देते हैं इसको यहीं पर। तो पॉसिबल तो है, फीजिबल बिल्कुल नहीं है। 0% फीजिबिलिटी है, लिखते ही रहोगे, शाम तक भी आउटपुट नहीं आएगा आपका। और जरा सी भी गलती हो गई तो सही भी नहीं होना है। कहां पर क्या लिख दिया हमें खुद नहीं पता चलेगा, इतने सारे ये फेल्स हो जाएंगे। और ये तो एक टास्क के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए, अभी मिनिमम निकालने की बात नहीं चल रही है। और फिर इन सब को हमें सॉर्टिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जितना आज तक हमें पाइथन में पढ़ाया गया है, उससे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है भाई। तो एक कॉन्सेप्ट सोचा गया कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, इसको पाइथन का कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए लूप पढ़ना है। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, इसको भी पाइथन का लूप पढ़ना है। मेरे पास इस तरह से 4 स्टूडेंट आते हैं और चारों को पाइथन का लूप ही पढ़ना है। तो मेरे पास एक अप्रोच क्या हो सकती है, जैसी अभी हमने फॉलो करी थी, कि मैं सबको अलग अलग टाइम दे देता हूँ। पहले वाले स्टूडेंट से कहा आप सुबह आ जाओ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, लूप पढ़ के चले जाना। दूसरे वाले से कहा आप 9 से 10 आ जाओ। तीसरे वाले से कहा आप 10 से 11 आ जाओ। तो सुबह से शाम तक मैं 8-10 स्टूडेंट ही पढ़ा पाऊंगा। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं ना, बैच बना लेते हैं। एक बैच बना लेते हैं, सबको पढ़ना तो लूप ही है। हाँ, अगर कोई बोले नहीं मुझे लूप नहीं पढ़ना है, मुझे कंडीशन पढ़नी है, कोई बोलेगा नहीं मुझे ऑपरेटर पढ़ने हैं, तो बैच नहीं बन पाएगा भाई। सबको एक ही चीज पढ़नी है। तो सब सारे स्टूडेंट को मैंने क्या करा, सारे स्टूडेंट को एक बैच में ऐड कर दिया, और इस बैच को एक टाइम दे दिया मैंने, आ जाओ सुबह। तो अब मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। मैं पहले पूरे दिन में 10 बच्चे 8 बच्चे पढ़ा रहा था, अब एक दिन में बहुत सारे पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने क्या अप्रोच फॉलो करी, जो सिमिलर टाइप के हमारे टॉपिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक बैच में डाल देते हैं। अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सर एक ही बैच में सारे स्टूडेंट डाल दो,
देखो ना कि दूसरे जो स्टूडेंट है उनको हो सकता है कुछ और टॉपिक पढ़ना हो, तो उनका अलग बैच बना देते हैं। इस तरह से बैच बनाकर अगर क्लासेस करी जाएं तो प्रोडक्टिविटी मेरी अच्छी आएगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ हमने कहा कि भाई आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं और आपको क्या करना है, इन सबकी सैलरी स्टोर करनी है। इसकी 10,000, इसकी 12,000, इसकी 15,000। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की सैलरी है, किसी का एड्रेस है, किसी का मोबाइल नंबर, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सबकी सैलरी ही स्टोर करनी है। तो जब आपको सिमिलर टाइप की वैल्यूज को मैनेज करना हो तो आप अलग अलग वेरिएबल से मैनेज ना करके एक बैच बना लो और उस बैच में मैनेज करो। उस बैच को पाइथन में जो टेक्निकल नाम दिया गया उसे बोलते हैं कलेक्शन या कंटेनर टाइप्स। तो पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट आता है कलेक्शन टाइप या कंटेनर टाइप्स। तो ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को मैनेज करने के लिए यूज करे जाते हैं। सिंगल वैल्यू के लिए इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप कह रहे एक बैच बना दो उसमें एक ही स्टूडेंट है, तो बैच ही क्यों बनाया, फिर एक ही स्टूडेंट था तो, है ना। तो कुछ इस तरह की कहानी है कि कलेक्शन या कंटेनर टाइप एक ही बात है ना। कंटेनर जो शब्द है ये C++ में बोला जाता है, कलेक्शन सब जावा वाले बोलते हैं, तो मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ऑफिशियली कंटेनर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कंटेनर टाइप। तो पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि कंटेनर टाइप्स का पर्पस क्या होता है, कौन कौन से होते हैं वो तो पढ़ेंगे अभी। पहले पर्पस क्या है, क्यों आप इन्हें पढ़ने जाते हो, तो आंसर आ गया। बहुत सारी वैल्यूज को जब मुझे एक सिंगल यूनिट की तरह, सिंगल यूनिट मतलब एक सिंगल बैच की तरह मैनेज करना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, उन वैल्यूज को एक कंटेनर टाइप में रखकर मैनेज करना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अब ऐसा पाइथन ने सजेशन दिया कि भाई जितनी भी वैल्यूज हैं वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, लेकिन पाइथन ने इसको रूल नहीं बनाया। मतलब अगर आपके पास 10 वैल्यूज हैं, 10 इंटीजर हैं, कंटेनर टाइप में रख के मैनेज करो, ये तो टॉपिक है ही हमारा। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं सर 6 इंटीजर है, 2 फ्लोट है, 2 स्प्रिंग है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथन आप उसका भी एक कंटेनर में 10 वैल्यू को ग्रुप कर सकते हैं। यानी एक कंटेनर में वो 10 वैल्यू अभी भी रखी जा सकती हैं जो अलग अलग टाइप की हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा खास फायदा ले नहीं पाएंगे। एरर नहीं आएगी लेकिन कोई फायदा आप नहीं ले पाएंगे। फायदा आपका ज्यादा तभी होगा जब सिमिलर टाइप की वैल्यू को आप कंटेनर में या कलेक्शन में रखेंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कलेक्शन या कंटेनर टाइप का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम क्यों यूज करते हैं, प्रोवाइड फैसिलिटी टू मैनेज ग्रुप ऑफ वैल्यूज generally similar type but not as a rule, generally similar type, provide facility to manage group of values as single unit। अब इसका फायदा 100 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही वेरिएबल कंटेनर टाइप का 100 वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो कंटेनर टाइप का जो वेरिएबल बनेगा वो एक ही वेरिएबल 100 वैल्यू, 200 वैल्यू, 1000 वैल्यू, 10,000 वैल्यू स्टोर कर लेगा। एक ही वेरिएबल होगा प्रोग्राम में, हर वैल्यू का अलग अलग वेरिएबल नहीं होगा। फायदा ही फायदा है, कोड बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फायदा, दूसरा फायदा पाइथन ने हमें दिया कि अगर आपके पास कंटेनर टाइप है तो आप उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, सॉर्टिंग करना, है ना, ये सारे ऑपरेशन, सर्चिंग करना, ये सारे ऑपरेशन आप
बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन के रेडीमेड कोड आपको मिल जाते हैं। तो पाइथन में सॉर्टिंग करना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, इसका पहले से ही लॉजिक लिख दिया गया है। लेकिन जो पहले से लॉजिक लिखा गया है उसकी शर्त ये होती है कि सारी वैल्यूज जिनमें मिनिमम ढूंढना है वो अलग अलग वेरिएबल में रखी होनी चाहिए, एक कंटेनर के अंदर रखी होनी चाहिए, तो आप मिनिमम निकाल सकते हो बिना अपना लॉजिक लगाए। रेडीमेड फंक्शन है मिन, रेडीमेड फंक्शन है मैक्स, लेकिन मैक्स फंक्शन का भी रूल यही है कि बहुत सारी वैल्यूज में मैक्सिमम ढूंढना है, तो वो वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल में नहीं होनी चाहिए, कंटेनर वेरिएबल में होने चाहिए, तो हम उसमें से जाके मैक्सिमम लाकर आपको दे देंगे। इसी तरह से सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, आप आसानी से कर सकते हो। और जो कभी आपने डेटा स्ट्रक्चर शब्द को सुना था, सी में डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, स्टैक बनाना, क्यू बनाना, डी क्यू बनाना, वो सब भी आप बना सकते हो अगर आप कंटेनर टाइप का यूज करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर वाले जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पर इंप्लीमेंट पाइथन में कर सकते हो। ठीक है, कि स्टैक कैसे बनेगा या क्यू कैसे बनेगी, वो सब हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अब कौन कौन से कंटेनर टाइप्स है? कॉमनली यूज्ड कंटेनर टाइप्स। तो अब जो मैं लिखूंगा वो शायद आपकी जान पहचान के होंगे। लिस्ट, टपल, सेट, ट्रोजन सेट, डिक्शनरी, एरे, सीरीज, डेटा फ्रेम, है ना। अच्छा, तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड कंटेनर टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, एरे, सीरीज, डेटा फ्रेम। अब जब मैंने इनको लिखा है तो लिखते समय भी कलर देखो उनका पर्पल हो गया है, नीचे के तीन का ब्लैक ही रह गया है। और दूसरा, चलो ये तो आइडल पे लिखा है, मैंने टाइप करा इसलिए ऐसा हो गया है, नोट पैड पे तो सब एक जैसे ही आएंगे। लेकिन आपने बीच में एक गैप दे दिया, ये गैप देने के पीछे क्या वजह है? तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है, ये जो कंटेनर टाइप्स हैं प्रोवाइडेड बाई पाइथन सेटअप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पाइथन इंस्टॉल्ड है तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन। स्टैंडर्ड पाइथन का मतलब होता है जो पाइथन सेटअप के साथ चीजें आती हैं वो स्टैंडर्ड के नाम से जानी जाती हैं। स्टैंडर्ड टाइप, स्टैंडर्ड ये, स्टैंडर्ड वो, तो वो चीजें जो पाइथन सेटअप के साथ आती हैं वो स्टैंडर्ड नाम से जानी जाती हैं। और जो बाद में मैंने लिखे हैं ये पाइथन सेटअप के साथ नहीं आते। इनको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो अलग से पहले डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तब आप इनका अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आती हैं पाइथन में, उनका पार्ट है। पाइथन में अरे स्टैंडर्ड पाइथन में नहीं होता, बट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू हम पाइथन में एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड पाइथन वाले कंटेनर टाइप्स हैं, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, ये सबको आने चाहिए। आप आगे ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाएंगे, आप आगे जेंगो में जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे या एआई में जाएंगे, सबको ये आने चाहिए, है ना। लेकिन जो थर्ड पार्टी वाले जो मैंने नीचे लिखे हैं, एरे, सीरीज, डेटा फ्रेम, ये सबको आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को पढ़ने होते हैं जिनका कोर्स डेटा से रिलेटेड है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन कोर्सेज को करने वाले लोग इन नीचे वालों को भी पढ़ते हैं। ठीक है, जेंगो वालों को ये तीनों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, वहां पर इनका कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, बट ऊपर के जो चार पांच लिखे हैं ये सबको अच्छे से आने चाहिए। तो पाइथन में क्वेश्चन पूछा जाता है एरे होते हैं या नहीं, तो आप इसका आंसर यस और नो में नहीं देते।
क्यों सर, ऐसा कैसे हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में ना हो? अच्छा अपने आप से पूछो, आप जो शर्ट पहन के बैठे हो वो कैसी है, अच्छी है खराब है? अब आपके लिए तो अच्छी है। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस शर्ट को आपसे पहले कितने लोगों ने रिजेक्ट किया होगा? क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है? हाँ, तो अच्छा और खराब ये हमारा सब्जेक्टिव पॉइंट हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव कहाँ रहा? यस और नो कहाँ रही? अब कोई बोले किसी लैंग्वेज कैसी है, तो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है एक ही इंसान है, टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, कॉलेज में पढ़ता था कह रहा बेकार, आप कह रहा बढ़िया है, वही इंसान है ना? तो हो सकता है कि इंसान ही वही है, टाइम भी वही है, जगह बदल गई। जगह बदल गई मतलब वही इंसान है, वही टाइम है, कॉलेज में पढ़ रहा है बेकार है, कहीं बाहर जाके पढ़ रहा है कह रहा बढ़िया है। इंसान भी वही है, टाइम भी वही है, जगह बदल गई। ठीक है। तो जिन चीजों के आंसर हाँ और ना में आते हैं वो इंसान के बदलने से नहीं बदलती, जगह के बदलने से नहीं बदलती, टाइम के बदलने से नहीं बदलती। सूरज पूरब से निकलता है, इंसान के बदलने से इसका आंसर नहीं बदलेगा, समय बदलने से इसका आंसर नहीं बदलेगा। आप 10 साल पहले पूछोगे तब भी ये आंसर था, 10 साल बाद भी यही आंसर होगा। जगह बदलने से भी नहीं। आप नोएडा में रह के पूछो, चाहे आप बरेली में रह के पूछो, चाहे आप XYZ जगह में रह के पूछो, ये आंसर यही रहेगा। तो ऐसे आंसर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या पाइथन में एरे है या नहीं, तो ये सब्जेक्टिव आंसर है, इसमें हाँ और ना नहीं चलेगी। तो आप क्या बोलेंगे, पाइथन स्टैंडर्ड पाइथन में एरे नहीं होते, लेकिन हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू पाइथन में एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटिवली पाइथन में एरे नहीं है, थर्ड पार्टी के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब नेटिवली नहीं है, यानी पाइथन स्टैंडर्ड जो डिफॉल्ट पाइथन है उसके साथ नहीं है, तो एरे जैसे टॉपिक को कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा? सर ये पांच पांच दे तो रखे हैं हमें, ये पांचों एरे कोई एरे की जगह ही तो यूज हो रहा है। हमारे पास तो सी में एरे ही था, यहाँ तो पांच है ना? चलो देखते हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट के बारे में हमें बताया गया कि डायनामिक इन साइज। जब हम एरे बनाते थे तो हमें बताना पड़ता था एरे का साइज कितना होगा। वो तो पाइथन के अंदर ही बताना पड़ेगा जिस दिन एरे पढ़ेंगे। एरे जब भी बताए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, साइज पहले से फिक्स होता है, और उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं आते, एरर आ जाएगी, कम आ सकते हैं, मेमोरी वेस्ट होती रहेगी। बट लिस्ट का साइज डायनेमिक, आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि जो लिस्ट कंटेनर है कितनी वैल्यूज के लिए बनाया जा रहा है। आपके पास जितनी है उतनी रख लो, अभी आगे और आ जाए और ऐड कर देना, कुछ कम करनी है तो कम कर लेना, पहले से साइज बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डायनेमिक होता है साइज। दूसरा, अब ये बताइए, क्या लिस्ट के अंदर दो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती हैं? अब जैसे आपका ये एग्जांपल था, 100 एम्प्लॉयज की सैलरी आप स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं लिस्ट में रखना चाहता हूँ, तो क्या दो एम्प्लॉय की सैलरी सेम हो सकती है या नहीं? कोइंसिडेंटली हो सकती है। अब देखो, जब लिस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है तो सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी को सोचकर थोड़ी लाया गया होगा, वो तो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट होगा। तो इन जनरल लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। आप नहीं रखोगे तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि क्यों नहीं रखे डुप्लीकेट एलिमेंट, आपके पास अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है तो भी आ जाएंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो डुप्लीकेसी को ये सपोर्ट करता है। सपोज सपोर्ट डुप्लीकेसी, था क्या वैसे ये? चल, उसके बाद अब आपने बोला कि एक लिस्ट में 100 वैल्यू में रख दूंगा, मुझे कोई एक निकालनी है, तो कैसे आएगी भाई? 100 वैल्यू अगर मैं लिस्ट में रखूंगा तो जरूरी है कि मैं 100 जब भी यूज करूंगा 100 के 100 यूज करूंगा? नहीं, मुझे कोई एक चाहिए, कैसे निकाल लूं?
तो स्ट्रिंग की तरह इंडेक्सिंग लिस्ट में भी होती है। किसी पर्टिकुलर अगर वैल्यू को आप हिट करना चाहते हैं तो इंडेक्स लगाकर लिस्ट में से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कलेक्शन में इंडेक्सिंग होती है। तो सारे कलेक्शन में इंडेक्सिंग नहीं होती है, लिस्ट कलेक्शन में इंडेक्सिंग होती है। तो बाकियों में अपना अपना तरीका होता होगा, जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। सपोर्ट डुप्लीकेसी, इसी में लिख दो आगे, एंड इंडेक्स। हाँ, किसी भी टॉपिक में पाइथन में अगर इंडेक्सिंग आएगी तो दोनों डायरेक्शन वाली आएगी, फॉरवर्ड वाली भी 0 to n और नेगेटिव वाली भी, है ना, -n to -1। ठीक है, चलो। तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि लिस्ट के अंदर अगर मैंने बहुत सारी वैल्यूज रख दी तो एक बार रखने के बाद उनको बदल सकता हूं मैं। मान लीजिए किसी की सैलरी बढ़ गई, जब लिस्ट बनाई थी तो 10,000 थी, थोड़े टाइम के बाद इंक्रीमेंट हो गया, अब 15,000 हो गई। तो नई सैलरी ऐड नहीं करनी है, किसी एग्जिस्टिंग सैलरी को ही बदलना है। क्या बदल सकते हैं लिस्ट में? हमने कहा बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रख दिया और लॉक हो गया, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं इस चीज को? इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, मॉडिफाइबल। उसके बाद मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्या मतलब है? मैंने लिस्ट में कुछ वैल्यूज रखी, मान लीजिए 3 रखी सिंपलिसिटी के लिए, 10, 20, 30। अब मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया तो पहले 10 ही प्रिंट होगा, फिर 20, फिर 30। ऐसा नहीं है कि कोई सी वैल्यू पहले आ गई दूसरा नंबर पर कोई और आ गया, ऐसा नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट के अंदर वैल्यूज रखी हुई हैं उसी ऑर्डर में लिस्ट में से हमारा रिट्रीव होती है। लिस्ट क्या अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज हो सकती है? हमने कहा हाँ। कोई भी कलेक्शन में सजेशन है कि सिमिलर टाइप की वैल्यू रखी है, बट आप चाहें तो अलग अलग टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, मैं स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। इट इज इटरेबल। अब इसको आप इटरेबल प्रोनाउंस करें, आई ट्रेबल प्रोनाउंस करें, वो आपकी मर्जी है। लिस्ट को बनाने के कई सिंटैक्स अवेलेबल हैं पाइथन में। उनमें से ये 3 बहुत ज्यादा डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। तो इन 3 को हम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बाकी जैसे जैसे जो मिलता जाएगा उसको पढ़ते रहेंगे। इसको देखकर कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? नहीं, लिस्ट के सिंटैक्स को देखकर। मेरे में आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह तो एक क्वेश्चन जरूर पूछता कि सर स्क्वायर ब्रैकेट को आपने अभी इंडेक्स पढ़ाया था, स्लाइसिंग भी पढ़ा दिया, अब स्क्वायर ब्रैकेट को आप बता रहे हो लिस्ट होती है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है क्या? इंडेक्स ऑपरेटर है कि लिस्ट है कि स्लाइस ऑपरेटर है? क्योंकि तीनों में ही यही यूज करना है। लिस्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, इंडेक्स में भी यही लगता है, और स्लाइस में अभी पढ़ाया, आज ही पढ़ाया है तो मैंने। और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि स्लाइसिंग और लिस्ट एक ही दिन कवर हो, ताकि ताजा ताजा क्वेश्चन कवर हो जाए।
क्योंकि अगर मैं कल पढ़ाता लिस्ट को तो कल की बात खत्म हो जाती कि स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है। अभी आज की बात है, याद है कि स्क्वायर ब्रैकेट में स्लाइस ऑपरेटर होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में आता है तो क्वेश्चन तो ये भी था कि प्लस का मतलब क्या होता है। क्या होता है प्लस का मतलब पाइथन में? दो नहीं होते हैं, अर्थमेटिक भी करता है और कॉन्कैटिनेशन भी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको हैबिट डालनी होगी कि एक ही सिंबल के कई मीनिंग हो सकते हैं। प्लस को देख लो, प्लस से अर्थमेटिक एडिशन भी होता है, कॉन्कैटिनेशन भी होता है। लेकिन हमें बताया गया है कि कब होगा अर्थमेटिक एडिशन और कब होगा कॉन्कैटिनेशन। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि प्लस दो काम कर रहा है, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको ये नहीं पता कि कब कौन सा काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता कि स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग कब क्या होता है। तो मीनिंग कब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम सीख लेते हैं। दो का तो हम जानते ही हैं, तीसरे को भी देख लेते हैं। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट को इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं तो वो लिस्ट है। अगर प्रीफिक्स में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी, प्रीफिक्स और फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और यहां पर हमने एक इंडेक्स लिख दिया, तो ये इंडेक्स ऑपरेटर है। और अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यानी प्रीफिक्स के साथ यहां पर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं स्टार्ट एंड स्टेप, तो ये वाली चीज स्लाइस ऑपरेटर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लिस्ट को पहचानना काफी आसान है, क्योंकि लिस्ट में प्रीफिक्स नहीं होगा, जबकि इंडेक्स ऑपरेटर और स्लाइस ऑपरेटर में प्रीफिक्स हमेशा होगा। तो बिना प्रीफिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट होता है। प्रीफिक्स क्या क्या हो सकता है? क्या असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स नहीं कह सकते? लाइन नंबर 10 पे देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले असाइनमेंट लगा हुआ है, क्या वो प्रीफिक्स नहीं है? नहीं। प्रीफिक्स कोई वेरिएबल होता है या एक वैल्यू होती है, कोई ऑपरेटर प्रीफिक्स नहीं होता। प्रीफिक्स दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई वेरिएबल होगा या कोई वैल्यू होगी। ठीक है, वैल्यू होगी का मतलब जैसे स्ट्रिंग के साथ एस इक्वल टू, मान लीजिए आपने हेलो लिख दिया, तो अब ऐसे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख सकता हूँ, सही है। प्रीफिक्स में एक वेरिएबल है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरे पास वेरिएबल ही नहीं है, सीधी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को भी एज ए प्रीफिक्स में डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये सिंबल थोड़ी प्रीफिक्स बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट क्या है समझ में आ गया, इंडेक्स ऑपरेटर कब है ये भी समझ में आ गया, और स्लाइस ऑपरेटर कब है ये भी समझ में आ गया। अब इसका कोड बना लेते हैं। पाइथन के पास एक दूसरा रास्ता शायद ये हो सकता होगा, जो लोग इसे बना रहे होंगे, कि अलग अलग सिंबल ले आते हैं। तो इतने सिंबल कहाँ से लाएं अब? क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ होगा भी, आगे चलकर और भी कई सिंबल मिलेंगे जिनके कई सारे मीनिंग हैं। अगर हम एक सिंबल को एक ही मीनिंग के साथ पाइथन में लाएं तो जितने सारे टॉपिक में जो जो सिंबल यूज हो रहे हैं वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि कम पड़ जाएंगे टोटल सिंबल भी। तो मजबूरी है एक सिंबल को एक से ज्यादा काम कराने पड़ रहे हैं। अगर देखो तो साइंस भी एक जैसा कहीं आता है, ठीक है, बहरहाल। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, तो ये लिस्ट बन गई। कैसे पता सर ये लिस्ट है? हमें तो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, तो एक काम करो ना, टाइप ऑफ एक्स निकाल के देख लेते हैं। तो एक्स लिस्ट नहीं है, लिस्ट तो ये है। एक्स तो एक वेरिएबल है, एक माध्यम है जो लिस्ट तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जब हम टाइप ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्स का टाइप तो आता भी नहीं है हमेशा, वो वेरिएबल जिसको रेफर कर रहा है उसी का टाइप आता है। ये तो पहले भी सीखा था हमने। ठीक है,
अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो कोई खास फायदा तो है नहीं, एम्प्टी लिस्ट करा तो सकते ही है फिर भी। अब अगर लिस्ट बनाते समय ही मुझे पता है कि मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो आप ऐसे रख सकते हैं। और जिस ऑर्डर में रखे थे उसी ऑर्डर में आपके एलिमेंट आ रहे हैं। डुप्लीकेट रखने हैं, डुप्लीकेट रख लो, तो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है। जिस ऑर्डर में लिस्ट में रखते हैं उस ऑर्डर में ही आउटपुट में दिखते हैं। इंडेक्सिंग सपोर्ट होती है, तो अब इंडेक्स ऑपरेटर लगाएंगे, लेकिन इस बार इंडेक्स ऑपरेटर का प्रीफिक्स स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं होगा। कौन सा वेरिएबल होगा? लिस्ट वेरिएबल होगा, क्योंकि मुझे किसके इंडेक्स पे जाना है? लिस्ट के इंडेक्स पे जाना है। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये मत समझना पूरी पाइथन में इंडेक्स ऑपरेटर सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही चलता है, हर उस टॉपिक के साथ चलता है जिसमें इंडेक्सिंग होती है, और प्रीफिक्स में उसी को लगाना होता है। अगर मुझे लिस्ट के किसी एलिमेंट पे जाना है तो प्रीफिक्स में लिस्ट या लिस्ट टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं लिख दिया मान लीजिए 1, तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 20। और ये भी चेक कर लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं। अगर चलता होगा तो कौन आएगा? 10, तब तो लास्ट एलिमेंट आएगा। डुप्लीकेसी है, इंडेक्सिंग है, ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट सब रख दिए, नॉट रिकमेंडेड बट आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डेफिनेशन में मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे उनमें से लगभग सारे पूरे हो गए। डुप्लीकेसी वाला आ गया, इंडेक्सिंग वाला आ गया, ऑर्डर मेंटेन होता है ये भी आ गया, किसी भी टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं ये भी आ गया। और एक आखिरी पॉइंट जो मैंने लिखा था, इटरेबल। इटरेबल का मतलब होता है कि आप फॉर लूप से उस कंटेनर के एक एक एलिमेंट को फैच करके ला सकते हैं। आपको अगर लिस्ट काफी बड़ी होगी तो एक एक इंडेक्स पे जाने में बहुत समय लगेगा, और आपको लूप के साथ इंडेक्सिंग सोचेंगे तो इंडेक्स को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा कि पहले वाले का 0 है तो आखिरी वाले का क्या होगा। तो एक आसान तरीका दिया गया, फॉर लूप को इंडेक्सिंग नहीं बतानी है, फॉर लूप को सीधा लिस्ट दे देनी है। बिना इंडेक्सिंग यूज करे हुए ये फॉर लूप क्या करेगा? इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को इस आई वेरिएबल में रखता रहेगा, और हर इटरेशन में वो वैल्यू आपके पास आती जाएगी। लूप उतनी बार इटरेट करेगा जितने लिस्ट के अंदर एलिमेंट, और हर इटरेशन पर एक एलिमेंट आई में आता चला जाएगा। अब आप उन्हें प्रिंट करें या जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो जब भी ये शब्द आपको मिले कि दिस टाइप इज इटरेबल, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उस टाइप को हम फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप चलाने के लिए हमेशा रेंज फंक्शन की जरूरत पड़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर लूप किसी टेबल पे काम करता है, और लिस्ट एक टेबल है। रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनकर आती है वो टेबल होती है, इसलिए रेंज फंक्शन के साथ भी लूप चलता है। स्ट्रिंग भी एक टेबल का टाइप होता है, इसलिए फॉर लूप स्ट्रिंग पे भी चलता है। तो फॉर आई इन यहाँ पर कोई आप स्ट्रिंग लिख दो तो भी चलेगा। तो ऐसी बहुत से टाइप्स हैं पाइथन में जो इटरेबल है, और जितने भी ऐसे टाइप हैं जो इटरेबल हैं फॉर लूप उनके साथ चलता है, सिर्फ रेंज फंक्शन के साथ ही नहीं चलता है। जितने भी इटरेबल टाइप हैं फॉर लूप उन सबके साथ चलता है, ठीक है। अब सर जिस बात को फोकस करते हुए ये टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस किया है उसको करके दिखाइए। मान लीजिए मेरे पास अलग अलग वेरिएबल थे, इसमें किसी की सैलरी 10,000 है, इसमें किसी की सैलरी 12,000 है, और किसी की सैलरी मान लो 8,000 है। अब मुझसे कहा गया इसमें मिनिमम निकालो। तो एक तो वही है जो मैंने आपको प्रोग्राम बनाने को दिया था, इफ एल्स लगाओ, इफ एल्स लगा के 3 इफ लगाएंगे, एक इफ के अंदर 2 कंपैरिजन होंगे रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स के साथ। वो तो आपने कर ही लिया, जिन लोगों ने करा उनको समझ में आ रहा होगा। दूसरा तरीका जो आज हम पढ़ रहे हैं कि सर एक काम करते हैं, इन तीनों वेरिएबल का एक बैच बना लेते हैं, मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट अस सपोज एक्स नाम से लिस्ट बना ली, और उस लिस्ट में तीनों को रख दिया, ए को रख दिया, बी को रख दिया, सी को रख दिया। तो इससे एक बात और समझ में आ गई
कि लिस्ट बनाते समय जरूरी नहीं है कि वैल्यू रखनी है, सीधे सीधे वेरिएबल भी रखे जा सकते, एक वैल्यू रख दो एक वेरिएबल रख दो, ऐसा भी तो हो सकता है, हमने कहा ऐसा भी हो सकता है। अब अगर मैं इनको प्रिंट कराऊंगा तो जिस ऑर्डर में आपने रखा है लिस्ट में इन वैल्यूज को, उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे, 10 12 8 15। अब मुझसे कहा गया भाई निकाल लो इसमें से सबसे छोटी, तो पाइथन के अंदर मिन नाम का एक रेडीमेड फंक्शन है, वो कहता है लाओ मुझे कोई भी कंटेनर दे दो, चाहे लिस्ट दे दो, चाहे टपल दे दो, चाहे सेट दे दो, चाहे फ्रोजन सेट दे दो, मैं उसके अंदर से मिनिमम वैल्यू लाकर आपको दे दूंगा। तो एक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 80,000, 8,000 है वो, ये तो 80 है, ये 10 है, ये 12 है, चलो 8 कर देते हैं। ठीक है, तब सबसे मिनिमम 8 हो गई हमारी जो सीमा रखी हुई है। सर मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स फंक्शन होगा, तो काफी आसान हो गया। हमने कहा आप कंटेनर टाइप की नॉलेज रखते हैं तो चीजें काफी आसान है, नहीं रखते हैं तो उलझे रहेंगे इफ एल्स व्हाइल लूप में। और अगर मुझे मिनिमम आ गया मैक्सिमम आ गया, इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना है, तो सॉर्टेड फंक्शन को आप अपनी लिस्ट दे दो। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, आपकी वाली लिस्ट को सॉर्ट नहीं करता, एक नई कॉपी क्रिएट करेगा, एक नई लिस्ट बनाएगा, उस नई लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करके हमें दे देता है। तो लेट अस सपोज मैंने एक y नाम के वेरिएबल में उस नई लिस्ट को जो सॉर्टेड फंक्शन ने बनाई होगी उसको रिट्रीव कर लिया। अब अगर मैं x का यूज करूंगा तो वो जैसा था वैसा ही है, लेकिन y के अंदर x के ही एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करके दे दिए गए, 8,000 10,000 12,000 15,000। अगर कोई वैल्यू 10,000 होती तो 10,000 10,000 लगातार आ जाता वो। अब सर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मेरे पास लिस्ट आ गई है, तो अभी मैंने पढ़ाया था रिवर्स स्लाइसिंग कर दो, ये लो आज अभी पढ़ाया है ना, तो लिस्ट में इंडेक्सिंग चलती है स्लाइसिंग भी चलेगी, जिसमें इंडेक्सिंग चलती है उसमें स्लाइसिंग भी चलती है। ठीक है, ये लो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। और अगर आप स्लाइसिंग नहीं करना चाहते ये वाली, तो आप सॉर्टेड फंक्शन से कह दो कि सॉर्टेड फंक्शन आप ही कर देना, हम आपको अपना लिस्ट दे दे रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखने से क्या होगा, सॉर्टेड फंक्शन समझ जाएगा कि पहले मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और फिर रिवर्स स्लाइसिंग करके फिर आपको देनी है। तो अब जो नई लिस्ट बनेगी, लेट अस सपोज मैंने उसे जेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और ये बिना स्लाइसिंग, मतलब हमें स्लाइसिंग नहीं करनी पड़ी, इंटरनली उसने कर दी हो। ये आ गया मिनिमम, ये आ गया मैक्सिमम, ये हो गई सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये काम काफी आसान हमारे लिए हो जाता है। अब जिन लोगों ने कभी सी में सॉर्टिंग पढ़ी होगी तो उन्होंने कई सारे टेक्निक्स पढ़ी होंगी, एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी सॉर्टिंग करने की, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो पाइथन में सॉर्टेड फंक्शन जब बनाया गया है तो ये क्विक सॉर्ट का यूज करके सॉर्टिंग करता है। अब आप बोलो नहीं सर हम तो बबल सॉर्ट से करेंगे, तो ऐसा कोई फंक्शन पाइथन में नहीं है, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा जैसे आप सी में लगाते थे। सिर्फ सॉर्टेड फंक्शन है, एक ही है, और ये क्विक सॉर्ट के थ्रू इंटरनली अपना काम कर रहा है। क्विक सॉर्ट ही क्यों यूज करी पाइथन में, फास्ट होती है हमारी। ठीक है, इसलिए क्विक सॉर्ट नाम ही क्विक है ना, जल्दी से सॉर्टिंग हो जाना। ठीक है, तो अब कैसे काम करती है क्विक सॉर्ट, इसके लिए तो आपको सी का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस वाले पॉइंट को और देख लेते हैं आज ही, कि सर आपने ऐसा क्यों कहा था कि सिमिलर टाइप का आइटम रखने चाहिए, हमने तो लिस्ट में इंटीजर रखा था, फ्लोट रखा था, तब भी चल रहा था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक स्ट्रिंग रख दूं, तो जब तक ये लिस्ट है तब तक सही है, जैसे ही इस पर मिनिमम चला एरर आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम फंक्शन अपने अंदर से इफ एल्स लगा रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं, बट मिन फंक्शन ने बना रखा होगा। तो मिन फंक्शन एक लूप चला रहा है अपने अंदर से, उस लूप के अंदर इफ एल्स चला रहा है। अब क्या करता होगा मिन फंक्शन,
हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कंपैरिजन करता होगा लेस देन वाला, ए लेस देन बी, ए लेस देन सी, ए लेस देन 15,000, ए लेस देन हाई एरर, क्योंकि इंटीजर ए इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर से कंपैरिजन हो सकता है, इंटीजर का फ्लोट से हो जाएगा, लेकिन इंटीजर का स्ट्रिंग से कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर, अब एरर आ जाएगी, मिनिमम चलेगा ही नहीं। जब यही नहीं चला तो आगे का कोड भी नहीं चला होगा। लेस देन, नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड, तो हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से कंपेयर हुआ होगा, तो जब ये एलिमेंट यहाँ पहुंचा होगा कंपेयर होने के लिए, उस समय क्या आ गई होगी हमारी एरर। तो इसीलिए कहते हैं कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कंपेयर नहीं होंगे। मिनिमम, मैक्सिमम, सॉर्टिंग, इन सब को करने के लिए क्या करना होता है, हमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट रखने होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन तभी चलेंगे जब हर एलिमेंट एक दूसरे से कंपेयर होगा, और कंपेयर होने के लिए वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए। सिमिलर में इंटीजर फ्लोट चल जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग नहीं चलेगा किसी के भी साथ। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग चल जाएगी, लेकिन इंटीजर के साथ स्ट्रिंग नहीं चलेगी। अब सी के अंदर या जावा के अंदर जब भी हम सर्चिंग, सॉर्टिंग, मिनिमम, मैक्सिमम पढ़ते हैं, तो किसके साथ पढ़ते हैं, एरे के साथ। क्या एरे हमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट रखने देगा? कभी सोचा है आपने कि एरे जिसने बनाए होंगे उसने ऐसा ही क्यों कहा कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट ही होंगे एरे में? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आप एरे पे आए हो तो जरूर आप ऐसा करके जाओगे, और जब ऐसा करके जाओगे तो ऐसा तभी हो पाएगा जब हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर हो सके। वो तभी हो पाएगा जब वो कैसा हो, सिमिलर टाइप का हो। अब इतना ना बताकर आपको बस एक लाइन बता दी गई कि एरे के अंदर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं उसकी वजह दिख रही है। हमने नहीं मानी बात, क्योंकि हमें पाइथन में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हम बात ना माने तो चल जाता है, लेकिन जब हमने नहीं मानी तो कहां पर जाके हम फंसे वो हमें समझ में आ गया। तो ये ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। बाकी लिस्ट परफेक्ट है, लिस्ट में अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज इतना रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। अरे तो कल पढ़ेंगे ना, कल करेंगे।